सेल्स है उस एनिमल सेल्स में आपके सेल वॉल नहीं पाई जाती है। हम लोगों को याद रखना है कि हम लोगों की जो सेल्स है और जो जंतुओं की सेल्स है उसके चारों ओर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। बट प्लांट जो सेल्स हैं है ना, विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं उनके चारों तरफ सेल वॉल पाई जाती है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है ना। इसके अलावा जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया के भी चारों तरफ क्या है, सेल वॉल पाई जाती है। यानी कि जीवाणु जो है उस जीवाणु के भी चारों तरफ आपकी सेल वॉल पाई जाती है जो प्लांट के सेल वॉल से अलग तरह की पदार्थों की बनी होती है। ये भी ध्यान में रखना आपको, ठीक है। अब आते हैं कि जो प्लांट सेल्स है यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, इसके अतिरिक्त जो प्लांट सेल्स है उसके चारों ओर आपकी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। यानी कि ये प्लांट सेल्स है, ये एक प्लांट सेल्स है और इस प्लांट सेल्स के चारों ओर क्या पाई जा रही है, एक मेम्ब्रेन पाई जा रही है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, यानी कि कोशिका भित्ति कहते हैं। जो भी ये सेल वॉल है, कौन, ये जो सेल वॉल है ये सेलुलोज नामक जटिल पदार्थ की बनी होती है। किसकी, जटिल पदार्थ। जो ये सेल वॉल है यानी कि कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति पौधों की सेलुलोज नामक जटिल पदार्थ की बनी होती है। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स है ना। तो इसकी बनी हुई होती है आपके। देखिए जो ये सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल प्लांट्स को की संरचना बनाकर उसको दृढ़ता देती है, यानी कि मजबूती प्रदान करती है। सेल वॉल जो है जो सेलुलोज की बनी होती है ना, ये प्लांट्स के शरीर को बनाकर उसके शरीर को दृढ़ता देती है, यानी कि मजबूती देती है, जिससे कि वो सीधे और तने रह सकते हैं, यानी कि खड़े रह सकते हैं, है ना। ऐसा में सभी को कि ये सेलुलोज जो है यानी कि सेल वॉल जो है, ये सेल वॉल प्लांट्स की संरचना को बनाकर उसको क्या दृढ़ता देते हैं, यानी कि मजबूती देते हैं, जिसकी वजह से वो सीधे खड़े रहते हैं, है ना। यही है आपके। तो ये सेलुलोज अब यानी कि जो सेल वॉल है वो काम करती है आपके किसकी, यानी कि उसकी संरचना बनाकर उसको दृढ़ता देने के लिए। ऐसे में देखिए जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल के विषय में बहुत ज्यादा हम लोगों को डीप में नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखिए सेल वॉल जो है इस सेल वॉल्स में आपके 3 वॉल्स पाए जाते हैं, जैसे हम लोग प्राइमरी वॉल्स, सेकेंडरी वॉल्स, है ना। और इसके अलावा आपके जो पाई जाती हैं वो हैं मिडिल लेमिला। क्या पाई जाती हैं, मिडिल लेमिला। ऐसे में जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल के बीच में आपकी क्या पाई जाती है, मिडिल लेमिला पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला, ठीक है ना। मध्य पटलिका, क्या, मिडिल लेमिला पाई जाती है, किसमें, सेल वॉल में पाई जाती है। इसके अलावा दूसरी जो है प्राइमरी लेयर या प्राइमरी वॉल, ठीक है ना। तीसरी है सेकेंडरी वॉल। देखिए ये क्या है कि आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर्स है ना उसी में पाए जाते हैं। देखिए मिडिल लेमिला क्या है, मध्य पटलिका, मध्य मतलब बीच में, पटलिका मतलब एक पट होगी, यानी कि दो सेल्स के बीच में एक पट होती है, सेक्टम होती है, जिसे हम लोग मिडिल लेमिला कहते हैं। देख सकते हैं हम लोग कि देखिए एक सेल यहाँ पर आपके हैं इस कदर यहाँ, और ये एक सेल जुड़ी हुई है, ठीक है ना। देखिए एक सेल ये प्लांट्स की है, एक सेल ये सेल। देखिए दोनों सेल्स क्या हैं, एक दूसरे से यहाँ से ये आपके क्या है, जुड़ी हुई हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिडिल लेमिला। क्या कहते हैं, मिडिल लेमिला, ठीक, यानी कि मध्य पटलिका कहते हैं, ठीक है ना। अब जो मध्य पटलिका बनती है इसकी कैसे निर्माण होती है, जब आप 11th में जाएंगे तो वहां पर पढ़ाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर इतना ही जानना आपको कि ये मिडिल लेमिला पाई जाती है। जो मिडिल लेमिला होती है ना भैया, ये कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। इसकी कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट किसकी बनी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। कौन,
ये मिडिल लेमेला आपकी बनी होती है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है कि जब मिडिल लेमेला बन जाती है तो फिर क्या है कि मिडिल लेमेला के ऊपर, और मिडिल लेमेला बनती कैसे है, यानी कि सेल वॉल कैसे बनती है, जो इस सेल वॉल्स की भैया रचना होती है ना, निर्माण होती है, ये सेल वॉल जुद्रक का सेक्रेटिव मटेरियल्स है। जो सेल वॉल है ना, ये सेल वॉल जुद्रक का स्रावी पदार्थ है, यानी कि जुद्रक जो होता है वो धीरे धीरे पदार्थ को बना के किनारे की ओर निकालता रहता है, ठीक। और जैसे जैसे निकलता रहता है वो किनारे की ओर इकट्ठा होकर आपके क्या बनाता है, सेल वॉल बनाता है, ठीक है ना। समझ में आया सभी को। तो ये मिडिल लेमेला का निर्माण होता है, ठीक। अब उसके बाद जो होती है मिडिल लेमेला के अंदर ही इस पर कुछ पदार्थ जमा होते हैं, और जमा होने के फलस्वरूप आपके क्या करते हैं कि प्राइमरी वॉल्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं भैया, प्राइमरी वॉल्स का फॉर्मेशन करते हैं ना। फिर और ये खींचती है तो फिर आपके सेकेंडरी वॉल्स का फॉर्मेशन होती है, किसमें, सेल वॉल में, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं आपकी क्या, सेल वॉल होती हैं, यानी कि कोशिका भित्ति होती हैं, है ना। कोशिका भित्ति क्या करती है, पौधों को यांत्रिक सुरक्षा देती है, यानी कि बाहर से क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है, ठीक है ना। और प्लांट्स को क्या करती है, उसे उसकी रचना करके, यानी कि उसके शरीर को बनाकर उसे दृढ़ता प्रदान करने का काम करती है, जुद्रक को बांध रखने का काम करती है, सेल को एक निश्चित आकार देने का काम करती है ना, ठीक है ना। तो ये काम करती है आपकी क्या, सेल वॉल काम करती है। इतना पढ़ना है आपको सेल वॉल में, ठीक। दूसरी जो स्टेप आपको पढ़ना है कि जो हमारी सेल्स होती हैं उस सेल्स के अंदर आपके एक महत्वपूर्ण पार्ट्स पाया जाता है, क्या, एक महत्वपूर्ण पार्ट्स पाया जाता है, मतलब बहुत सारी मशीनें छोटी छोटी पाई जाती हैं, जिसे हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, यानी कि कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मशीन लगे होते हैं, यानी कि पार्ट्स लगे होते हैं, जो अपना अपना काम करते रहते हैं। आने वाले जो वीडियो होंगे उस वीडियो में अलग अलग पार्ट्स की क्या फंक्शन होती है, क्या संरचना होती है, वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। फिलहाल जो भी मुख्य पार्ट्स एक है उसकी पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना। वो है आपकी न्यूक्लियस, क्या, न्यूक्लियस, ठीक, यानी कि केंद्रक। क्या है, केंद्रक। देखिए केंद्रक क्या है कि आपके जो केंद्रक मतलब केंद्र में है ना, बीच में, केंद्रक मतलब केंद्र में यानी कि बीच में, यानी कि जो सेल है, क्या, जो सेल्स होती है उस सेल्स के बीच में, ठीक, यानी कि उस सेल्स के अंदर एक संरचना होती है। उस संरचना को हम लोग, कई सारी और संरचनाएं भी होती है, लेकिन एक मुख्य संरचना जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। क्या कहते हैं भैया, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है ना। सेल की अलग अलग साइज होती है, शेप होती है, साइज होती है ना। मैं एक सेल्स की शेप बनाया हुआ हूँ यहाँ पर, तो इसके अंदर ये देखिए एक ऐसी गोलाकार संरचना होती है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, न्यूक्लियस की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने आपके न्यूक्लियस की खोज की। ऐसे में न्यूक्लियस जो होता है वो सेल्स का कंट्रोल रूम होता है। क्या होता है, सेल्स का कंट्रोल रूम होता है। इसलिए कंट्रोल रूम्स होता है क्योंकि ये सेल्स के अंदर चलने वाली जितनी सारी एक्टिविटीज होती हैं उन सारी एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है। यानी कि सेल्स के अंदर, मैंने कहा था कि सेल के अंदर बहुत सारी फंक्शन चलती हैं, उसी फंक्शन की वजह से हम लोगों में जान होती है। जितनी सारी फंक्शंस चलती हैं, जिसे हमने कहा था उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उन सभी मेटाबॉलिक एक्शंस को ये क्या करती है, न्यूक्लियस जो है वो रेगुलेट करती है, यानी कि नियमन करती है, यानी कि नियंत्रण करती है, ठीक है ना। इसीलिए इसी न्यूक्लियस को, यानी कि केंद्रक को सेल्स का कंट्रोल रूम कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल रूम ऑफ सेल, कंट्रोल रूम ऑफ सेल, यानी कि सेल्स का क्या है, कंट्रोल रूम है, यानी कि नियंत्रक कक्ष, जो इसके समस्त गतिविधियों को, समस्त एक्टिविटीज को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी कि नियंत्रण करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हम लोग इसकी स्ट्रक्चर को जानते हैं। देखिए सभी यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं, आपने देखा था सभी जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उन यूकैरियोटिक सेल्स में आपके न्यूक्लियस पाया जाता है। बट जो हमारी आरबीसी सेल्स होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उन आरबीसी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी आपके न्यूक्लियस नहीं है, वेल डेवलप नहीं है, क्योंकि उसका डीएनए जो है वो डायरेक्टली उसके साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है ना। तो ये चीजें भी हम लोगों को ध्यान में रखना
समझना है कि जो मैमेलियंस यानी कि यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं, आरबीसी की सेल्स हैं, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है ना, न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है। आइए जानते हैं हम लोग आगे कि न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, है ना। देखिए ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं आपको भी बनाना है। देखिए ऐसी संरचना आपको बनाना है। देखिए ये न्यूक्लियस की संरचना है। देखिए ये इससे जुड़ी हुई और कुछ नलिकाएं लगी होती है इस कदर, इसको भी बना देते हैं हम। देखिए ये न्यूक्लियस है ना, इस तरह आपको क्या करना है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक की संरचना बनाना है। ठीक है, इसकी संरचना, केंद्रक की संरचना। देखिए जो ये पार्ट्स है, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, इससे लगे हुए आपके क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे दानेदार ऐसी कर्णनुमा संरचनाएं लगी होती हैं। ठीक, क्या लगी होती है, दानेदार कर्णनुमा क्या लगी होती हैं, संरचनाएं लगी होती हैं। इसके अलावा केंद्रक के चारों ओर भी आपके कुछ ऐसी दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं। देख सकते हैं आप, इस तरह मैंने इस स्ट्रक्चर को बनाया है। ठीक, ये जो दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं इसे हम लोग राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं। ठीक है ना, कई सारी संरचनाएं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया है ना। ये जो केंद्रक के चारों ओर यानी कि जो केंद्रक है, ये इधर आपके क्या दिख रहा है, आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए एक एक स्टेप को मैं डिस्कस करते हुए जाता हूं। ये आपकी क्या है, फिगर है न्यूक्लियस की। कम समय में आपको समझाना मुझे इसको। देखिए सबसे पहले हमें जानना है कि न्यूक्लियस जो है ये गोल संरचना होती है जो सेल्स के अंदर पाई जाती है। सेल्स का कंट्रोल रूम्स होती है, क्योंकि ये सेल्स की समस्त एक्टिविटीज को नियंत्रित करती है यानी कि उसको संचालित करती है। ठीक है, देखिए जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस चारों ओर से डबल मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है, यानी कि केंद्रक जो है, केंद्रक चारों तरफ से दोहरी कला द्वारा घिरा होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए ये न्यूक्लियस है ना भैया, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक लेयर, दो लेयर, यानी कि डबल मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, उस मेम्ब्रेन द्वारा घिरा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पहली स्टेप पढ़ना आपको, ठीक है ना। पहली स्टेप क्या पढ़े आप, न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, देखिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर आपके जगह जगह क्या है, छिद्र मिलते हैं, जिसे हम लोग न्यूक्लियोपोर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोपोर। इस केंद्रक पर जगह जगह हम लोगों को एक छिद्र मिलती है, उस छिद्र को हम लोग न्यूक्लियोपोर कहते हैं। ठीक है ना, ऐसे में केंद्रक कला पर जगह जगह छिद्र मिलती है, जिसे हम लोग न्यूक्लियोपोर कहते हैं। देखिए इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर यानी कि केंद्रक कला से लगी हुई कुछ नलिकाएं होती हैं, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये भी क्या है, लेयर से बनी होती है, यानी कि ये भी एक लेयर पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इस पर आपके राइबोसोम्स लगे होते हैं, छोटे छोटे दानेनुमा संरचना लगे होते हैं, जिससे राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम इत्यादि का क्या काम होता है, जो लिखा गया है मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि आने वाला टॉपिक जो होगा यही सब होंगे। अब देखिए
जो ये आपके न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस के अंदर आपके जो उपस्थित तरल पदार्थ होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर जो उपस्थित तरल पदार्थ होते हैं हम लोग उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है ना। आपने पढ़ा था प्रोटोप्लाज्म, क्या पढ़ा था, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, देखिए प्रोटोप्लाज्म जो आपने पढ़ा था इसके दो भाग होते हैं, है ना, एक साइटोप्लाज्म, एक साइटोप्लाज्म। ये वाला द्रव्य जो होगा, ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। और इस केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होता है उसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और देखिए ये दोनों मिलकर ही आपके क्या करते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, क्योंकि उस समय मैंने न्यूक्लियस इत्यादि को नहीं दर्शाया था, है ना। तो देखिए ये आपके क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है यानी कि केंद्रक द्रव्य। इस केंद्रक द्रव्य में आपके बहुत सारे मटेरियल जो द्रव्य की तरह ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूक्लियोप्लाज्म के अलावा देखिए जो न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस के अंदर आपके हम लोगों को धागेनुमा संरचना दिख रही है। देखिए ये धागेनुमा जो है ये फैली हुई संरचना दिख रही है, जिसे हम लोग क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं, ठीक। ऐसे में इस न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों को एक धागेनुमा संरचना दिखती है जिसे हम लोग क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं, ठीक है ना। क्रोमैटिन फाइबर क्या है कि जब इसको इस न्यूक्लियस को स्टेनिंग किया जाता है तो क्रोमैटिन जो है वो थोड़ी अधिक अवरंजित हो जाती है, रंग होती है, जिसमें से ये आपके दो तरह के दिखते हैं। एक आपके यूक्रोमैटिन दिखती है और दूसरी हेटेरोक्रोमैटिन दिखती है। बट उतना हम लोगों को नहीं पढ़ना है, यही जानना है यहाँ पर 9th में कि ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के अंदर एक धागेनुमा ऐसी संरचनाएं पाई जाती है जिसे हम लोग क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। और ये क्रोमैटिन फाइबर ही हमारी क्या है, डीएनए होती है। क्या होती है, डीएनए होती है। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक। क्या है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। देखिए जो डीएनए होती है ना, इस डीएनए के अंदर बहुत सारी सूचनाएं होती हैं यानी कि इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक। ये सूचनाएं ही क्या करती हैं, सेल्स के अंदर चलने वाली जो क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल्स करती हैं, यानी कि डीएनए ही सेल्स के अंदर की चलने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो उसको नियंत्रित करती हैं, ठीक है ना। ऐसे में जब भी ये कोशिकाएं विभाजित करती हैं और नई कोशिकाएं बनाने की तैयारी करती हैं तो उस कंडीशन में ये जो क्रोमैटिन फाइबर होता है ना, ठीक है ना, ऐसे में ये क्या करता है, एक गहरेनुमा एक छड़नुमा एक संरचना बनाता है। कई सारे गहरे छड़नुमा एक संरचना बनाता है। कौन, ये क्रोमैटिन फाइबर। और बनाता है आपकी क्या क्या बना लेता है, क्रोमोसोम यानी कि क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र बना लेता है। इतना भी हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ऐसे में कि जो ये आपके क्या क्रोमैटिन फाइबर है, जब ये कोशिका विभाजित होती है तो एक छड़नुमा गहरी रंगी हुई एक छड़नुमा संरचना बनाती है जिसे हम लोग क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है ना। और गुणसूत्र जो है, ठीक है, ये क्या करती है कि जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों को एक सेल से दूसरे सेल्स में ले जाती है। किसमें, एक सेल्स में जो लक्षण है वो उनको क्या करते हैं, दूसरे सेल्स में ले जाते हैं। यानी कि एक जीव के लक्षणों को नई जीवों में पहुंचाने का काम करती है ये क्या, आपके क्रोमोसोम करती है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम लोग डीएनए करती है, ठीक। इसके अलावा जो है जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोप्लाज्म में आपके देखिए एक और आपकी संरचना पाई जाती है, थोड़ी सी पदार्थों की इकट्ठी, कुछ पदार्थ जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ठीक। इसमें एक संरचना पाई जाती है, ये जो संरचना हमको दिखती है इसे हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, केंद्रिका कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है कि आपके आरएनए होता है, प्रोटीन्स होता है और कुछ डीएनए होता है। क्या, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस जो है यानी कि जो केंद्रिका है, केंद्रक में एक छोटी सी और संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग केंद्रिका कहते हैं। इस केंद्रिका यानी कि इंग्लिश में न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसमें आपके क्या होती है, आरएनए होती है, ठीक, प्रोटीन्स होती है, कुछ डीएनए भी आपके इसमें पाई जाती है, ठीक है ना। इसकी खोज फोंटाना एक
साइंटिस्ट थे फोंटोना नामक साइंटिस्ट ने इसकी क्या की, खोज की। ठीक है ना, आज में तो ये न्यूक्लियोलस है। ठीक है ना, क्लियर सभी को न्यूक्लियोलस क्या होते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोगों को पढ़ना है कि ये पूरी स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर हो गई कि न्यूक्लियोलस को कैसे कंट्रोल किया। न्यूक्लियोलस जो है ये सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है, और जो ये न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस सेल्स का कंट्रोल रूम है ना। इसके अलावा जो भी एक चीज और हम लोगों को जानना है कि ये जो क्रोमेटिन फाइबर पाए जा रहे हैं ना, ठीक, या फिर जो केंद्रक है ना, ये क्या करती है, लक्षणों को आगे भी लेके जाती है। ठीक, यानी कि जो क्रोमेटिन फाइबर या फिर डीएनए कह सकते हैं, ठीक, या फिर जब ये कोशिका डिवीजन करती है तो ये क्रोमेटिन फाइबर आपके गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम बना लेते हैं। ठीक है ना, ये लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाने का काम करते हैं। ठीक है ना, अर्थात एक वंश से दूसरे वंश में लेके जाते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है आपकी न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस की स्ट्रक्चर आपके हैं। ठीक है, इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पुनः एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।